हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर हमने सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया था। मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सॉलिड स्टेट की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एनसीईआरटी ही रीड करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि यस जो मैंने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ भी बाहर से नहीं है, सारा एनसीईआरटी ही है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर को सॉलिड स्टेट तक। उसके बाद हम अपने बैक टू नोट्स चलेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यार दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। अब कहता है कि अपने आसपास आपके जितने भी मैटर हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस मैटर हैं, यानी कि जिनका अपना मास है या कोई ना कोई वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको देखिए। व्हाट आर इट डिफरेंट स्टेट, उनकी डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या होंगी। जो मैटर हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, थर्ड वन इज गैस। तो हमारे पास जो 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं वो क्या क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और फोर्थ स्टेट मैंने कल आपको बताई थी विच इज प्लाज्मा। These states of matter arise due to the variation in the characteristic of particle of matter। ये जो 3 states of matter हैं, ये जो 3 states of matter हैं, ये कहाँ से अराइज होती हैं? क्योंकि जो करेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर की, जो हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि दैट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें हाँ वेरिएशन आता है। वेरिएशन यानी कि फ्लक्चुएशन, है ना, आप समझ रहे होंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टी अबाउट 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट से, तो यहीं से ही हम अपनी शुरुआत करते हैं। वीडियो को बीच में बंद ना करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। ठीक है, अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए सॉलिड स्टेट में सबसे पहले आपकी बुक में दे रखी है एक्टिविटी 1.9। तो देख लेते हैं इस एक्टिविटी में क्या कहता है ये। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। सबसे पहले हमें एक पेन लेना है, बुक लेनी है, नीडल लेनी है और एक पीस लेना है वुडन स्टिक का। फिर कहता है स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। तो अब हमें क्या करना है, ये जो ऊपर आर्टिकल्स दे रखे हैं, पेन, बुक, नीडल, इन सब की हमें शेप को स्केच करना, बनाना है पेंसिल से। ठीक है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनाइट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम। तो बेसिकली ये जो हमें आर्टिकल्स बोले हैं कलेक्ट करने को, पेन, बुक, नीडल और पीस ऑफ वुडन स्टिक, तो इसमें हमें बेसिकली ये देखना है कि जो इनकी शेप है क्या वो डेफिनाइट है, इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं यानी कि दे हैव प्रॉपर बाउंड्रीज, या फिर इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड है। व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होगा अगर हम इनको हैमर कर दें, यानी कि अगर हम इन पे हैमरिंग कर दें। हैमरिंग का प्रोसेस होता है यानी कि हथौड़ा जो होता है उससे ब्रेक डाउन करना किसी सब्सटेंस को, या इसको हम ड्रॉप डाउन कर दें यानी कि ऊपर से नीचे, जैसे हम फेंक देते हैं ना किसी चीज़ को, ड्रॉप करना ऊपर से नीचे, है ना। तो इन सब चीज़ों करने से क्या होगा कि अगर हम उसको हैमर कर दें, पुल कर दें या ड्रॉप कर दें। सो देखिए क्या होगा कि ये जितने भी आर्टिकल्स हमें गिवन है, चाहे पेन हो, चाहे बुक हो, चाहे नीडल हो या फिर पीस ऑफ वुडन स्टिक का, ये सभी जो आर्टिकल्स हैं ये रिजिड हैं, यानी कि इनकी एक अपनी डेफिनेट शेप भी है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है, जैसा कि आप सभी को ही पता है। तो ये जो है किसी के मतलब ये जो है वो कंप्रेस नहीं होंगे, यानी कि अगर हम इनको दबाएंगे तो ये नहीं दबेंगे। सपोज करो इस टाइम में अगर आपके हैंड में पेन है तो आप उसको कंप्रेस करके देखो, दोनों साइड से फोर्स लगा करके देखो पेन के ऊपर, तो जो पेन है वो कंप्रेस नहीं होगा, यानी कि वो नहीं दबेगा, वो एज इट इज़ रहेगा, यानी कि उसकी जो बाउंड्रीज हैं फिक्स्ड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, उसकी जो शेप है वो डेफिनेट है, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, तो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर कहता है आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ऑफ कोर्स नो, एक दूसरे में ही डिफ्यूज तो नहीं हो सकते। अब देखो अगर हम इन आर्टिकल्स के ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं यानी कि हथौड़ा मार रहे हैं, हथौड़ा मारने से आपको पता है कि पेन जो है वो ब्रेक डाउन हो भी सकता है, बट ब्रेक डाउन ज़रूर हो सकता है बट वो कंप्रेस नहीं होगा। अगर हम उसको हैमरिंग कर रहे हैं वो टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, बट कंप्रेस नहीं हो सकता। ये सभी चीज़ें आपको पता भी, आप खुद भी अपने पेन है अगर आपके हैंड में तो आप करके देख सकते हैं।
फिर कहते हैं ट्राई कॉम्प्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कॉम्प्रेस देम। तो आपको पता ही है कि अगर हम इसको कॉम्प्रेस करेंगे, इसको हम दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वो सॉलिड है, रिजिड है। ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ये जितने भी हमने ऊपर पढ़े ये सभी जो थे वो सॉलिड्स के ही एग्जाम्पल थे। We can observe that all these have a definite shape, distinct boundaries, fixed volume। जितने भी सब्सटेंसेस थे यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी सबसे पहली चीज़ तो उनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती हैं और उनकी जो वॉल्यूम्स है वो फिक्स्ड होती है। दैट इज़ दे हैव नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी। यहाँ पे जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर होती है, क्योंकि सपोज करो ये मैंने पेन बनाया है, इसको अगर हम दोनों साइड से फोर्स लगा के कॉम्प्रेस करना भी चाहें तो ये नहीं होगा। सॉलिड्स जो है वो नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी उनके अंदर फैक्टर होता है। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। जो सॉलिड है वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम इनके ऊपर फोर्स भी लगा रहे हैं तो उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज़ ही रहेंगे जैसे वो पहले थे व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो इन्होंने यही कहा है कि अगर हम फोर्स भी लगाते हैं तो सॉलिड एक ऐसे सब्सटेंस है जिनके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उनमें अपनी टेंडेंसी है, उनमें अपनी काबिलियत है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करके रख सकते हैं। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। सॉलिड जो अगर हम उन पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्स होती है जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर वो ज़्यादा हो जाए हो सकता है एक बारी को सॉलिड जो सब्सटेंस है वो टूट भी जाए, बट उसकी शेप को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब हो भी नहीं सकती, बहुत डिफ़िकल्टी है उसकी शेप को चेंज करने में, क्योंकि जो सॉलिड है वो रिजिड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इन शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। कहते हैं कि अगर हमारे पास एक रबर बैंड है क्या वो अपनी शेप को चेंज करेगा अगर हम उसको स्ट्रेच करेंगे। तो मैंने आपको ये कल भी बताए थे, ये सारे कल हमारे हो चुके हैं, तो फिर भी मैं एक बार इसका आंसर पढ़ देती हूँ। वैसे कल मैंने आपको इसको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था, बहुत ज़्यादा डीपली। कहते हैं रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स। अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड की शेप चेंज हो जाती है, यानी कि अगर हम उसको स्ट्रेच करें कुछ इस वे से, एंड रीगेन्स द सेम शेप, फिर वापस वो सेम शेप में आ जाएगा व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड। ठीक है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। अगर हम ज़्यादा ही फोर्स लगा देंगे तो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि रबर बैंड है, सिंपली हमने उस पर फोर्स लगाया तो ये कुछ ऐसा हो गया। फोर्स जैसे ही रिमूव किया, पहले देखो फर्स्ट स्टेप में ये ऐसा हुआ, सेकंड स्टेप में ऐसा हुआ, ये मैंने कल भी समझाया था वैसा तो, बट अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दोज जो इसको फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। यार फोर्स रिमूव, तो ये अपनी शेप में आ गई रबर बैंड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कल शुगर सोल्ट का। तो शुगर और सॉल्ट में भी हमने यही देखा था कि जो शेप है, शुगर हो चाहे सॉल्ट के क्रिस्टल्स हो, उनकी शेप तो फिक्स्ड ही रहेगी, क्योंकि चाहे हम उसको अपने हैंड में ले लें, प्लेट में डाल लें या जार में, तो आप सभी को पता है कि उनकी शेप में कोई चेंज नहीं आने वाला। चाहे हम उसको अपने हैंड में ले रहे हैं तब भी शुगर तो जैसी दिखती है वैसे ही दिखेगी, सोल्ट जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा, चाहे हम उसको जार में रख दें तब भी वैसा दिखेगा। आई होप सो इसको मुझे एक्सप्लेन करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, कल मैंने बहुत टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया है। जो भी मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं अगर, तो आप कल वाली वीडियो देख लेना इससे पिछली, यानी कि पार्ट 5, तो उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें कल डीपली एक्सप्लेन की है, बहुत ज़्यादा डीपली, नोट्स में की है, एनसीईआरटी से नहीं नोट्स से, तो आप वो जाके देख सकते हो जो भी इसको मतलब फर्स्ट लेक्चर की तरह कंसीडर कर रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर यूट्यूब चैनल पे मेरे पड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर आता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि स्पॉन्ज के अंदर मिनट होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड हो जाती है। अगर हम उसको प्रेस करते हैं स्पॉन्ज को तो एयर बाहर एक्सपेल्ड हो जाती है, एक्सपेल्ड आउट होता है, यानी कि एयर जो है वो बाहर जा रही है, और कंप्रेस कर रहे हैं तो एयर बाहर, अगर कंप्रेस करते हैं एयर बाहर, उसको एक्सपेल आउट हो जाती है। एक्सपेल्ड आउट का यहाँ मीनिंग आपको समझ आ गया होगा, एयर बाहर। तो स्पॉन्ज हैज़ मिनट होल्स। स्पॉन्ज के अंदर मिनट होल्स होते हैं जिनमें एयर जो है वो ट्रैप्ड हो जाती है। व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसको प्रेस करते हैं एयर बाहर निकलती है, जब वो लूज हो जाता है तो एयर अंदर आती है।
अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। बैक टू आवर नोट्स, वी आर बैक टू आवर नोट्स। तो चलिए, लिक्विड स्टेट में सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो लिक्विड स्टेट होती है उनकी नो फिक्स्ड शेप, इनकी जो शेप है वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती है। आपको पता ही है, सपोज करो ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने डाला वाटर, तो क्या वाटर की शेप फिक्स्ड है? नहीं, तो दे हैव अ नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड स्टेट में आप सभी को पता है कि जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होती है, बट जो इनकी वॉल्यूम है फिक्स्ड होती है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ये चीज़ें तो आपको पता ही है, सिंपल सी है कि जो लिक्विड स्टेट है उसकी शेप फिक्स नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। अब देखो, सपोज करो ये मैंने ग्लास लिया था, ये था ग्लास, इसके अंदर हमने डाला था वाटर। अब जिसके भी अंदर हम लिक्विड सब्सटेंस को डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। अब जैसे मैंने वाटर को ग्लास के अंदर डाला तो उसने ग्लास की ही शेप ले ली। अगर मैं इसको कटोरी के अंदर डालती, बाउल के अंदर डालती किसी, तो ये उसी की शेप ले लेता। तो दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट, यानी कि जिसके भी अंदर हम लिक्विड सब्सटेंसेस को डालेंगे, रखेंगे, वो उसी ही कंटेनर की शेप ले लेता है। अब जो लिक्विड है वो फ्लो होता है, आपको पता ही है लिक्विड फ्लो होता है, और एंड चेंजेस शेप। लिक्विड की आपको पता ही है शेप जो है वो फिक्स्ड है ही नहीं, क्योंकि अगर आपने उसको किसी ग्लास के अंदर डाला तो वो ग्लास की शेप ले रहा, आपने किसी बाउल के अंदर डाला वो बाउल की शेप लेना उसने स्टार्ट कर दिया, आप किसी कप के अंदर डालोगे वो कप की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई शेप जो है वो फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है, और ये रिजिड भी नहीं है ना। सॉलिड्स जो है वो रिजिडिटी फैक्टर शो करते हैं, बट लिक्विड्स आपको पता है ये रिजिडिटी फैक्टर शो नहीं करते। सो यही सब करेक्टरिस्टिक है हमारी लिक्विड स्टेट की। दे हैव नो फिक्स शेप। दूसरा, इनके पास जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड होती है, लिक्विड फ्लो करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, और ये रिजिडिटी फैक्टर शो नहीं करते। सॉलिड्स के अंदर रिजिडिटी फैक्टर हमें देखने को मिलता है। देखिए, जो सॉलिड्स हैं, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं यानी कि गर्म करते हैं, तो जो सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। आप सभी को ही पता है इसको, मुझे लगता है मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉलिड में आप क्या ले सकते हो? जमी हुई बर्फ़ ले सकते हो, बर्फ़ ले सकते हो। बर्फ़ को हमने बाहर रख दिया, तो जो बर्फ़ क्या हुआ? बर्फ़ यहाँ पर हुई सॉलिड, आइस यहाँ पर क्या हुई? सॉलिड। लिक्विड क्या हो गया? आइस को हमने बाहर रख दिया, लिक्विड क्या हो गया? वाटर। तो क्या सॉलिड को लिक्विड में हम हीट करके बाहर रख के उसको रूम टेम्परेचर पे रख के क्या उसको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि आइस हमारे पास सॉलिड थी, हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, वाटर में कन्वर्ट किया। The gases ऑक्सीजन एंड CO2 आर essential फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये जो हमारे पास दो गैसेज हैं, ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर हमें एक्वेटिक प्लांट्स का सर्वाइवल करना है। एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो वाटर के अंदर ही मतलब ग्रो करते हैं, वाटर के अंदर ही मतलब उनकी लाइफ होती है पूरी। ठीक है, तो ये जो गैसेज हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हमें एक्वेटिक एनिमल्स का या एक्वेटिक प्लांट्स का, यहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे, और इन एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हमें दो गैसेस असेंशियल हैं। जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग क्रिएचर्स यानी कि लिविंग चीज़ें हैं, जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उन सभी को ब्रीथ तो करना ही पड़ता है, सांस तो लेना ही पड़ता है फॉर सर्वाइवल। तो जितने भी हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सभी को ब्रीथ तो करना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जिस दिन उनका सांस लेना बंद हो गया मीन्स वो भगवान जी के पास पहुंच गए, मीन्स उनकी डेथ हो गई। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अंडर वाटर ही ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो वाटर के अंदर ही रहते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं हमारे, वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर। क्यों? क्योंकि अंडर वाटर जो है ये अंडर वाटर ब्रीथ कर रहे हैं, अंडर वाटर
ब्रीद करते हैं। अंडर वाटर क्यों ब्रीद कर रहे हैं? क्योंकि पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखिए, अब ये पानी के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते। इनको पानी के अंदर भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अलाइव हैं, जिंदा रह पा रहे हैं, है ना, ब्रीद कर पा रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए सांस ले पा रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड्स का वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। जो लिक्विड होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं, आप सभी को पता ही है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने वाला है कि जो लिक्विड्स हैं वो जल्दी डिफ्यूज़ होते हैं, बट जो सॉलिड्स हैं वो लेट डिफ्यूज़ होते हैं। और लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं, है ना। लिक्विड स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे मूव फ्रीली, यानी कि वो इजीली फ्रीली मूव कर पाते हैं, और आसपास उनके पास ग्रेटर स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अब हम देखो, सॉलिड पार्टिकल्स भी बना के मैं आपको दिखाती हूँ और लिक्विड पार्टिकल्स भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ, फिर देखते हैं हम क्या हो रहता है। देखो, मैं यहाँ पे तीनों डायग्राम बना रही हूँ, सॉलिड का भी, लिक्विड का भी और गैस का भी। तो सबसे फर्स्ट हो गया हमारा सॉलिड का। चलो मैं बॉक्स ही ले लेती हूँ प्रॉपर, जस्ट अ वेट। सबसे पहला हो जाएगा हमारा सॉलिड का। सेकेंड वाला बॉक्स बना लेते हैं लिक्विड के लिए। थर्ड वाला बॉक्स बना लेते हैं गैस के लिए। तो हमने यहाँ पर 3 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब देखिए, सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मतलब इनके बीच में जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है। तो ये हो गया सॉलिड। जो लिक्विड है उनमें थोड़ा इनसे ज़्यादा स्पेस होता है, कुछ इस तरीके से। मैं इसको शो कर सकती हूँ। जो गैस है उनमें तो कुछ ज़्यादा ही स्पेस होता है, कुछ इस तरीके से। तो जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है ये हम सॉलिड को कहते हैं, सेकंड लिक्विड। सॉलिड्स के अंदर तो बिल्कुल ही कम स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, बट लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स इनमें जो स्पेस प्रेजेंट है वो भी ग्रेटर होता है। जो गैस है उस गैस के पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा फ्री हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा सबसे हाई फ्रीली मूवमेंट इसी में ही है और इसी में ही सबसे ज़्यादा स्पेस है। आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही हम करेंगे। कल की वीडियो में हम गैसेस स्टेट को कंटिन्यू करेंगे और लिक्विड स्टेट की जो एनसीईआरटी है वो भी हम कल रीड करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सारा प्यार भी दिखाएं। अपना प्यार, आप वैसे मुझे थोड़ा बहुत प्यार दिखा रहे हैं, माइनर अभी, मैं चाहूँगी कि आप मुझे और प्यार दिखाएं और सपोर्ट करें मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।